डॉक्टर हिताश्व कुमार श्री राधेश्याम आरमुरार का आज के माध्यम सूचना प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र 2 वस्तुएं सेवाकर में हमने इससे पहले वीडियो में GST की आधारभूत जानकारियां जो थी उनके बारे में अध्ययन किया। उसमें वस्तु एवं सेवाकर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्व में वस्तु और सेवाकर का इतिहास और करों का सम्मिलित में चालू रहने का जो रखे गए कर उनके बारे में केंद्र और राज्यों को अलग अलग जिस तरह से GST था उसके बारे में पूर्व के जितने प्रत्यक्ष कर थे उन किन करों को बंद किया, उनके जगह GST लागू किया गया। माल में सेवाकर की आवश्यकता क्यों थी उसके बारे में और GST और पूर्व कर अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। उसके पश्चात हमने वस्तु एवं सेवाकर की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में विस्तार से जाना और विशेषताओं के बाद हमने इसका जो सामान्य पोर्टल का गठन हुआ उसके बारे में आप विद्यार्थियों को अवगत कराया। वस्तु एवं सेवाकर के जो लाभ थे, एडवांटेज थे, उनके बारे में आपको बताया और उसकी जो हानियां थी उनके बारे में विस्तार से आपको अवगत कराते हुए हमने चैप्टर को पूरा करते हुए आपको अध्ययन कराया। अब हम जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनका इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और इसमें प्रमुख परिभाषाओं में हमें अलग अलग जिन चीज़ों की परिभाषाएं हैं उनके संबंध में आपको अध्ययन कराएंगे। प्राय सभी अधिनियमों की धारा 2 में उस अधिनियम में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की परिभाषाएं दी जाती हैं। जो तकनीकी शब्द इसमें GST में हैं, वस्तु एवं सेवाकर संबंधी जितने भी हैं उनकी परिभाषाएं वो अधिनियम की धारा 2 में दी जाती हैं। किसी भी अधिनियम का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व उन परिभाषाओं को जानना जरूरी है, आवश्यक है। अतः केंद्रीय वस्तु और सेवाकर अधिनियम की धारा 2 में 121 शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं, अर्थात धारा 2 की 121 उपधाराएं हैं। पुस्तक में इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन करना तो संभव नहीं है और न ही इनकी आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश तो उपयोगी परिभाषाएं हैं उनका हमें अध्ययन करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो प्रमुख परिभाषाओं में सम्मिलित है वो पहली परिभाषा जिसके लिए जरूरी है वो है अभियोजन योग्य दावे। अभियोजन योग्य दावे क्या हैं, इसका क्या अर्थ है? तो अभियोजन योग्य दावे का वही अर्थ होगा जो कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में की धारा 3 में दिया गया है और ये धारा है धारा 2 सबधारा या उपधारा जिसे कहें 1 के अंतर्गत। दूसरा है सपुर्दगी का पता, हमें एड्रेस चाहिए उस व्यक्ति का जहाँ डिलीवर कराना है तो सपुर्दगी का पता। सपुर्दगी के पते से आज से माल या सेवा या दोनों के प्राप्तकर्ता के पते से है जो माल या सेवा का वितरण करने के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी बिल में माल या सेवा या दोनों की सपुर्दगी के लिए लिखा जाता है। क्योंकि बिना एड्रेस के कोई चीज़ संभव नहीं है, इसलिए उसका जहाँ सपुर्दगी करनी हमें जहाँ माल देना है, डिलीवर करना है, डिलीवरी जहाँ देंगे वहाँ का पता होना जरूरी है और ये धारा 2 किसी उपधारा 2 के अंतर्गत है। तीसरा लेखों में पता। लेखों में पता, लेखों में पते से जो आज से है वो प्राप्तकर्ता के पते से है जो कि पूर्तिकर्ता के लेखों में उपलब्ध है। जो व्यक्ति सप्लाई करेगा उसको पाने वाले व्यक्ति का पता उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए, उसका एड्रेस है वो उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो लेखों के पता ये धारा 2 की उपधारा 3 के अंतर्गत परिभाषित है। 4 के जो शब्द है वो निर्णायक प्राधिकरण। निर्णायक प्राधिकरण
अथवा न्यायिक अधिकारी कह सकते हैं, उनसे आज से किसी भी नियुक्त प्राधिकारी से है जो इस अधिनियम के तहत कोई आदेश या निर्णय के लिए अधिकृत होगा, लेकिन इसके लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा, कस्टम डिवीजन अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अथवा अपीलीट अथॉरिटी जो अपील के है फॉर एडवांस रूलिंग के लिए अपीलीट ट्रिब्यूनल सम्मिलित नहीं होंगे। ये जो चीज़ें हैं ये इसमें सम्मिलित नहीं होंगी। बाकी के लिए वो न्यायिक अधिकारी के रूप में या निर्णायक प्राधिकरण के रूप में जिसकी नियुक्ति होगी वो नियुक्ति प्राधिकारी कहलाएगा। और ये है धारा 2 उपधारा 4। पांचवा जो प्रमुख शब्द जिसकी परिभाषा है वो है अभिकर्ता, जिसे एजेंट कहते हैं। एजेंट अभिकर्ता से आज से ऐसे व्यक्ति से है जिसमें फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आड़तिया या प्रत्येक अभिकर्ता या नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारोबार करता है। और वो धारा 2 की उपधारा 5 के अंतर्गत है। छठा जो शब्द है जिसकी परिभाषा है कुल आवर्त। कुल आवर्त से आज से समान स्थायी खाता जो पैन नंबर है, पैन नंबर रखने वाले सभी कर योग्य आवर्त, ऐसे आवर्त पूर्ति के मूल्य को सम्मिलित न करते हुए जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभाव के आधार पर कर दे दिया जाता है, छूट प्राप्त आवर्त, माल या सेवा का निर्यात एवं अंतर्राज्यीय पूर्ति के योग से है, जो संपूर्ण भारत में कहीं से भी हो, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं होती। ये धारा 2 उपधारा 6 में। इसी तरह किसान, किसान का शब्द का अर्थ, किसान का अर्थ एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार से है जो भूमि का निम्नानुसार खेती का काम करते हैं। वो इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, वो हिंदू अविभाजित परिवार से भी हो सकता है। इसका अर्थ किसान खेती का काम करता है और उसमें क्या करे ताकि वो किसान कहलाए। और ये धारा 2 उपधारा 7 के अंतर्गत परिभाषित है। पहला है वह अपने श्रम से जो मेहनत करता है या परिवार के सदस्यों के श्रम से, मतलब एक सामूहिक जो परिवार के लोग हैं वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं उससे। या तीसरा है नगद या वस्तु में दे मजदूरी पर कर्मचारियों द्वारा या किराए पर श्रम से, जिसे व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत पर्यवेक्षण से किया जाता है, वो किसान है। अब इसमें अपीलीय प्राधिकारी, अपीलेट जो अथॉरिटी है उसकी बात है, वो धारा 2 उपधारा 8 के अंतर्गत परिभाषित है। अपीलीय प्राधिकारी का अर्थ है कि इस अधिनियम की धारा 107 में निर्दिष्ट अपील सुनने को अधिकृत प्राधिकारी है। धारा 1 से 7 के अंतर्गत जो अपील सुन सके वो अपीलीय अधिकारी। 9वां है अपीलीय ट्रिब्यूनल। अपीलीय ट्रिब्यूनल क्या है? ये धारा 2 उपधारा 9 में परिभाषित है और इसका आशय है कि माल और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल जो धारा 109 है के तहत गठित ट्रिब्यूनल से है। जो ट्रिब्यूनल अपीलीय ट्रिब्यूनल धारा 109 के तहत गठन है किया गया है वह अपीलीय ट्रिब्यूनल कहलाता है। और नियत दिन, नियत दिन का अर्थ भी उस तारीख या तिथि से है जिस तिथि से इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ये धारा 2 की उपधारा 10 के अंतर्गत परिभाषित है कि वो नियत दिन से स्पष्ट है कि उस तिथि को, जिस तिथि से अधिनियम के प्रावधान हैं वो लागू होंगे। ये प्रावधान जो जीएसटी के थे वो हमारे 1 जुलाई 2017 से लागू हुए हैं
अतः ये दिनांक नियत दिन कहलाती है। हमें जब पूछा जाता है कि जीएसटी कब लागू हुआ भारत में, तो उसके लिए हम नियत तिथि जो है वो नियत दिन है, वो 1 जुलाई 2017 है। फिर 11वां जो परिभाषित है उसके बिंदु है वो है निर्धारण। असेसमेंट कैसे करें? निर्धारण शास्त्र से इस अधिनियम के अधीन कर दायित्व निश्चित किए जाने से है और इसके अंतर्गत स्वतः निर्धारण, पुनः निर्धारण, अंतरिम निर्धारण या सारांश निर्धारण और सर्वोत्तम निर्धारण भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत प्रोविजनल रूप से असेसमेंट हो, समरी के रूप में असेसमेंट हो, स्वतः निर्धारण हो, पुनः निर्धारण हो, इस चीज़ों का जो सम्मिलित है इनमें, और ये धारा 2 की उपधारा 11 में परिभाषित है। सहयोगी उद्यमों। सहयोगी उद्यमों एक प्रकार से आपसी सहयोग की बात है और इसमें कहें कि सहयोगी उद्यमों का जो आशय है उन्हीं उद्यमों से है जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92A में निर्देशित किया गया है। वो सहयोगी उद्यमों होंगे, उद्यम हैं, उद्यमों जो हमने एक बहुवचन है कि एक से अधिक जो उद्योग हैं उनका सहयोगी जो उद्यम है वो किस धारा के अंतर्गत? आयकर अधिनियम की धारा है 1961 की धारा 92A में निर्देशित किए हुए होते हैं और ये परिभाषित धारा 2 की उपधारा 12 के अंतर्गत किया गया है। अब आ गया अंकेक्षण ऑडिट। अंकेक्षण शास्त्र से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उस समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रखे गए या दिए गए लेखों, जो विवरणियों हों, अन्य दस्तावेजों, घोषित आवर्त भुगतान किए गए हों, कर या एक से ज़्यादा कर भुगतान हुआ तो करों की बात हो सकती है, भुगतान किए गए करों, दावा कर वापसी और उपभोग किए गए इनपुट कर जमा की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उनके अनुपालना को सत्यापित करने के लिए की गई परीक्षा से है। अर्थात जिस लेखों का एक प्रकार से जो व्यक्ति जिसमें पंजीकृत किया गया कानून के अंतर्गत वो अंकेक्षण करता है, अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, तो इनकी सबकी जो सत्यता की जांच करता है, सत्यापित करता है, के लिए जो कार्य करता है वो परीक्षा के रूप में होता है और वो परीक्षा के रूप में किया गया कार्य अंकेक्षण है। ये धारा 2 की उपधारा 13 के अंदर परिभाषित है। अधिकृत बैंक, ऑथोराइज्ड बैंक भी हो सकते हैं। अधिकृत बैंक चाहे आज से बैंक द्वारा इस अधिनियम के तहत दे कर या अन्य कोई भी राशि एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत बैंक शाखा से है। ये धारा 2 की उपधारा 14 के अंदर परिभाषित। अधिकृत बैंक के साथ साथ अधिकृत प्रतिनिधि भी है। अधिकृत प्रतिनिधि का अर्थ धारा 116 में निर्देशित अधिकृत प्रतिनिधि से है और ये धारा 2 की उपधारा 15 में परिभाषित है। 16वां जो है परिभाषित शब्द का जो महत्वपूर्ण वो बोर्ड है। बोर्ड से तात्पर्य केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से है। ये धारा 2 की उपधारा 16 के तहत परिभाषित है। और 17वां है कारोबारी या व्यवसाय, बिजनेस जिसकी बात है। कारोबारी व्यवसाय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला है बिंदु कि कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, वर्ती, व्यवसाय, पेशा, साहस या उसी प्रकार का कोई अन्य कार्य, चाहे वह किसी मौद्रिक लाभ के लिए हो या न हो। दूसरा, उपरोक्त जो खंड 1 की बात है के संबंध में जो हमने अभी पढ़ा है उसके संबंध में या उसके समकक्ष या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या व्यवहार है तो वो भी कारोबार या व्यवसाय कहलाता है। इसी तरह उपरोक्त एक ही प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या व्यवहार, चाहे ऐसे व्यवहार की कोई मात्रा, आवर्ती, निरंतरता या नियमितता हो या न हो, तो वो भी व्यापार या कारोबार कहलाता है। चौथा जो है इसमें कारोबार को प्रारंभ करने या बंद करने से संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं की पूर्ति या प्राप्ति है, वो कारोबार है।
5वां, इसमें किसी क्लब, समिति या वैसी ही सुविधाओं या फायदे वाले किसी अन्य निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लाभ के लिए कोई व्यवस्था की गई है तो व्यापार है। किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के बदले में जो दिया है वो व्यापार है। 6ठा इसमें है किसी परिसर में किसी प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का प्रवेश। और 7वां इसमें है किसी व्यक्ति या ऐसे पद धारक के रूप में जो अपने व्यापार, वर्त या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है या प्रदान की गई सेवाएं हैं वो व्यवसाय है, कारोबार है। 9वां जो है वो किसी घुड़दौड़, कलम में जोड़ बाकी करने वाले द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे ही कलम बुक मेकर के लाइसेंस प्रदान की सेवाएं हैं। और ये परिभाषा है वो 1/2/19 से बदली गई है और उसमें उसकी परिभाषा का रूप दिया है कि केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या व्यवहार जिसमें लोग प्राधिकारी के रूप में लगे हुए हैं उसे भी व्यापार या कारोबार कहते हैं। और ये जो धारा 2 रूप धारा 17 के अंतर्गत है, हमने इन 17 शब्दों की जो परिभाषाएं थी उनका वीडियो में अध्ययन किया है। हम अगले वीडियो में इससे आगे के जो परिभाषित शब्द हैं जिनकी परिभाषा हम अध्ययन करेंगे उसमें अगले वीडियो में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।